आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़कर न्यूज 18 इंडिया लगातार देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। और बड़ी खबर आपको बता दें, महंगाई, बेरोजगारी और हाल ही में जरूरी सामानों पर लगाई गई जीएसटी के विरोध में कांग्रेस आज प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस के सांसद संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक विरोध मार्च निकालेंगे, तो वहीं पार्टी नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय से मार्च करते हुए प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचकर उसका घेराव करेंगे। इस प्रदर्शन में राहुल गांधी, अशोक गहलोत, जयराम रमेश समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस ने हालांकि इस मार्च को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कांग्रेस दफ्तर और आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं इस बीच राहुल गांधी आज सुबह 9:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इससे पहले नेशनल हेराल्ड मामले में कल ईडी ने कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से 9 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इसे उत्पीड़न बताते हुए धमकी की राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से इस मामले में पहले ही पूछताछ हो चुकी है। हैरेसमेंट है, ये धमकी की राजनीति है, इसको और मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। ये प्रतिशोध की राजनीति है, ये धमकी की राजनीति है। और जो धमकी देते हैं, जो प्रतिशोध की राजनीति में विश्वास रखते हैं, वो डरे हुए हैं। और मोदी सरकार डरी हुई है, महंगाई से डरी हुई है, बेरोजगारी से डरी हुई है, जीएसटी से डरी हुई है। जनता में आक्रोश है, गृहिणियों में आक्रोश है, और उस आक्रोश से ध्यान हटाने के लिए ये ईडी का हथियार इस्तेमाल किया जा रहा। और आज संसद में हमने कहा, मोदी सरकार के 2 भाई, ईडी और सीबीआई। बेरोजगारी पे चर्चा आनी थी, अग्निपथ पे चर्चा आनी थी, आर्थिक मंदी पे आनी थी, किसानों पे आनी थी। ये सरकार चाहती नहीं है कि विपक्ष सवाल करे। ये सिर्फ और सिर्फ इस सदन की पंचायत, जो पूरे देश की सबसे बड़ी पंचायत का अपमान है, विपक्ष का अपमान है। मुझे लगता है कि भाजपा को अनाउंस कर देना चाहिए कि अब इस देश में लोकतंत्र नहीं बचा है, ये राजतंत्र की सरकार है। नेशनल हेराल्ड को चलाने वाले एसोसिएटेड प्रेस जर्नल्स को भोपाल में मिली करोड़ों की जमीन की जांच होगी। आरोप है कि एमपी नगर के प्रेस कॉम्प्लेक्स में करोड़ों की ये जमीन कौड़ियों के दाम में दी गई है, जिसके बाद अब मध्य प्रदेश सरकार इसकी जांच कराने की बात कह रही है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भोपाल में कहा कि रिपोर्ट आने के बाद इस जमीन पर चल रहे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को सील कराने की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि करीब 10 साल पहले लीज खत्म होने के बाद भोपाल विकास प्राधिकरण ने जब ये जमीन वापस लेनी चाहिए तो पता चला वो तो पहले ही दूसरी पार्टियों को बेची जा चुकी है। इसका कॉमर्शियल उपयोग हो रहा है, तो इसको भी सील्ड करने की कार्रवाई होगी। और जो लोग भी कॉमर्शियल उपयोग कर रहे हैं या जिन्होंने भी किया, उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई होगी। भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस 2 रूस की जिरकॉन मिसाइल की टक्कर की हो सकती है। जिरकॉन रूस की वो खास हाइपरसोनिक न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर परमाणु जंग छिड़ेगी तो पुतिन इसी मिसाइल से ही अमेरिका के शहरों पर वार करेंगे। और दावा है कि जिरकॉन मिसाइल की वैसी तकनीक ब्रह्मोस 2 में भी हो सकती है। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल को भारत और रूस मिलकर बना रहे हैं। उनके जॉइंट वेंचर ब्रह्मोस एयरस्पेस के सीईओ अतुल राणे ने रूस की एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2 मिसाइल की परफॉर्मेंस रूस की जिरकॉन मिसाइल जैसी होगी। और रूस की हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल तो ऐसी बला है जिसके बारे में दावा है कि वो आवाज की रफ्तार से 9 गुना ज्यादा तेजी से उड़ सकती है। हवा में आवाज की स्पीड होती है लगभग 1234 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब कि रूस की जिरकॉन मिसाइल की रफ्तार 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा होगी। जिरकॉन की स्पीड तो कमाल है ही, उसकी रेंज भी जबरदस्त है। वो 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर मौजूद अपने टारगेट का नामो निशान भी मिटा सकती है। और दावा यह भी है कि रूस की जिरकॉन मिसाइल को मौजूदा एंटी मिसाइल सिस्टम ट्रैक ही नहीं कर सकते। उसमें ऐसी तकनीक भी है कि वो रेडार को नजर ही नहीं आएगी और दुश्मन के जंगी जहाजों और जमीन पर मौजूद टारगेट दोनों को निशाना बना सकेगी। बल्कि दावे तो ऐसे हैं कि रूस की इस मिसाइल के लॉन्च होने की भनक दुश्मन को तब जाकर लगेगी जब वो अपने शिकार का काम तमाम कर चुकी होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि जिरकॉन मिसाइल इतनी खतरनाक है कि उसके हमले से बचने के लिए दुश्मन के पास सिर्फ 1 मिनट होगा, यानी जिरकॉन का मुकाबला लगभग नामुमकिन होगा। इसी वजह से रूस अपनी इस मिसाइल को अनस्टॉपेबल बोलता है।
मतलब कि ऐसी मिसाइल जो अगर एक बार चल गई तो फिर उसे रोकना नामुमकिन होगा। रूस बीते काफी वक्त से इस मिसाइल के टेस्ट कर रहा है, लेकिन अतुल राणे ने बताया कि भारत में ब्रह्मोस 2 के टेस्ट से पहले 5-6 साल तो अभी चाहिए ही होंगे। ये भी बताया गया कि ब्रह्मोस 2 एक्सक्लूसिव तौर पर सिर्फ भारत और रूस के लिए ही बनाई जा रही है, वो किसी तीसरे देश को एक्सपोर्ट नहीं की जाएगी। उधर पश्चिम बंगाल में ईडी की कार्रवाई तेज हो गई। शिक्षक भर्ती से जुड़े मामलों में ईडी ने कोलकाता में फिर छापेमारी की। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने भर्ती मामले पर कोलकाता और दुर्गापुर समेत कुछ जगहों पर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली दौरे पर पहुंची पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अपने पार्टी के सांसदों के साथ एक बैठक की। बताया गया कि इस बैठक के दौरान संसद को घेरने की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक नहीं हुई, सिर्फ हम लोग चाय पिए। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश के बाद लोगों की मुसीबत बढ़ गई। तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इन दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश लोगों के लिए मुश्किल लेकर आई। पहली तस्वीर में स्कूल जाते बच्चे बारिश के पानी में डूबकर स्कूल जाने को मजबूर दिखे, तो दूसरी तस्वीर घर, दुकान और सड़कों पर भरे पानी की है। जगह जगह जलभराव की वजह से शहर के लोगों का आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। महाराष्ट्र की दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां भारी बारिश के बाद कुछ इस तरह के हालात बन गए। एक और जहां लोग सड़कों पर पानी के बीच इस पार से उस पार जाते नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ घरों और दुकानों में भी पानी भरा नजर आया। केरल में मानसून लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया। शहर की सड़क पर सैलाब उमड़ आया और निचले इलाकों में रह रहे लोगों के लिए घरों में रहना भी मुश्किल हो गया। घर, दुकान और सड़क सब जगह पर पानी भरने के बाद लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केरल से ये तस्वीर सामने आई है जहां पर मॉनसून लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं लोगों के घरों के अंदर तक पानी घुसा हुआ है। पूरा इलाका बारिश के पानी में डूब चुका है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही। उधर यूक्रेन में चल रही जंग के 5 महीने बाद अब साफ हो गया है कि रूस पर प्रतिबंध लगाने के लिए यूरोप को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यूरोप के अलग अलग देश नेचुरल गैस की खपत कम करने के लिए अजब गजब फरमान जारी कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह तेजी से खाली हो रहा गैस का स्टॉक बचाया जा सके। सबसे ताजा उदाहरण स्पेन का है। स्पेन की सरकार ने आदेश जारी किया है कि वहां एसी का तापमान 27 डिग्री से कम करने पर रोक होगी। आमतौर पर दिल्ली जैसी जगहों पर भी एयर कंडीशनर को 22 या 24 डिग्री तापमान पर सेट किया जाता है, लेकिन यूरोप के शहर तो कहीं ज्यादा ठंडे हैं। वहां के लोगों को तो गर्मी सहने की आदत ही नहीं है। उन्हें कहा गया है कि वो एसी का तापमान 27 डिग्री से कम ना करें। ऐसा इसलिए ताकि उनके एयर कंडीशनर कम बिजली खाएं। बिजली वहां बनती है गैस से, और गैस की भारी किल्लत है। यूरोप के किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरे यूरोप का हाल बेहाल है। नेचुरल गैस में तो पूरे यूरोप की जान अटकी है। ऊपर से टेंशन इसलिए बड़ी है क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं। सर्दियां आने का मतलब ये होगा कि घरों को गर्म रखने के लिए लोगों को हीटर चलाना पड़ेगा। वहां इतनी ठंड पड़ती है कि बिना हीटर चलाए वहां घर तो क्या इंसान भी जम जाए। इसलिए सबकी टेंशन इस वक्त यह है कि किसी भी तरह बिजली की खपत कम की जाए ताकि नेचुरल गैस का स्टॉक सर्दियां आने से पहले ही खाली ना हो जाए, क्योंकि रूस ने यूरोप तक नेचुरल गैस की सप्लाई में भारी कटौती की। पहले यूरोप तक 40% नेचुरल गैस की सप्लाई रूस से हुआ करती थी, लेकिन अब यूरोप तक पहुंचने वाली गैस में रूस का हिस्सा केवल 15% रह चुका है। पुतिन ने यूरोप को होने वाली गैस की सप्लाई में 60% की कटौती कर दी है। मतलब साफ है कि पुतिन यूरोप का गैस का स्टॉक सर्दियां आने से पहले ही खाली करना चाहते हैं। इसीलिए पूरा यूरोप टेंशन में है। जंग तो यूक्रेन में चल रही है, लेकिन सांसें यूरोप के लोगों की अटक रही हैं। यूरोप के बड़े बड़े देश पिछले कुछ महीनों में घुटनों पर आ चुके हैं। खबर है कि जर्मनी में कारखाने बंद होने की नौबत है और अब बेरोजगारी वहां टेंशन बढ़ा रही है। महंगाई दर तो यूरोप के ज्यादातर देशों में दशकों का रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन सरकारों की टेंशन अब अर्थव्यवस्था संभालने की नहीं बल्कि गैस बचाने की है। जर्मनी में आदेश जारी हुआ है कि सार्वजनिक जगहों पर लाइटें नहीं जलेंगी, मतलब सड़कें, पार्क या सरकारी इमारतों पर रात में लाइटें नहीं जलेंगी। फ्रांस में विज्ञापन के लिए बिजली का इस्तेमाल करने पर रोक लगी है, मतलब ऐसे बोर्ड जिनमें लाइटें लगाई जाती थीं उनका इस्तेमाल नहीं होगा। फ्रांस में भी स्पेन की तरह एसी के इस्तेमाल के लिए कुछ खास नियम बनाए गए हैं। यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी गैस का किफायत से इस्तेमाल करने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, जिनमें लोगों से अपील की गई है कि नेचुरल गैस का इस्तेमाल जहां जरूरी हो वहीं किया जाए, जहां जरूरी न हो वहां बिजली बंद रखी जाए। यूरोप की इन तैयारियों का कितना असर होगा कहना मुश्किल है, लेकिन इतना साफ है कि प्रतिबंध तो रूस पर लगे हैं, लेकिन हालत यूरोप की खराब हो रही है। तो कहीं ज्यादा ठंडे हैं। वहां के लोगों को तो गर्मी सहने की आदत ही नहीं है। उन्हें कहा गया है कि वो एसी का तापमान 27 डिग्री से कम ना करें। ऐसा इसलिए ताकि उनके एयर कंडीशनर कम बिजली खाएं।
बिजली वहां बनती है गैस से और गैस की भारी किल्लत है। यूरोप के किसी एक आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में प्रवासी मजदूरों पर ग्रेनेड अटैक कर दिया। इसमें बिहार के एक मजदूर की जान चली गई, 2 और मजदूर घायल बताए जा रहे हैं और वो भी बिहार के ही रहने वाले हैं। इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया है। मारे गए मजदूर की पहचान मोहम्मद मुमताज के तौर पर हुई है, जो कि बिहार के सकवा परसा का रहने वाला था। घायलों का इलाज पुलवामा के जिला अस्पताल में इस वक्त चल रहा है। वहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे, कपड़े पिजाई कर रहे थे। हम 4 बंदे थे और 3 भाई था छोटा छोटा। और क्या हुआ फिर कोई फेंका कोई चीज़, मम्मी बोला शायद कोई पत्थर फेंका, फिर 10 सेकंड के बाद वो फट गया अचानक से। हम लोग फिर वहाँ से भागे, फिर उधर से पड़ोसी बंदा आया, कश्मीरी ही आया, फिर गाड़ी में डाला, फिर हॉस्पिटल लेके गया उधर नेवा। इधर कांग्रेस नेता से पूछताछ पर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे को ईडी ने हेरल्ड के दफ्तर में पहुंचने के समन्स भेजे, जिसके बाद ईडी की टीम ने उनसे कई घंटों तक पूछताछ की। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईडी के समन्स का मुद्दा राज्यसभा में उठाया और सदन की कार्यवाही के दौरान उन्हें बुलाए जाने पर नाराजगी जताई। मुझे इस वक्त पार्लियामेंट जब चल रहा है तो ईडी का समन आता है, आप जल्दी आइए। सरकार ने ईडी की कार्रवाई पर उठ रहे सवालों पर फिर साफ किया कि वो सरकारी एजेंसियों के काम में कोई दखल नहीं देती। अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो कानून व्यवस्था अपना काम करती है। गाजियाबाद पुलिस थाने में एक व्यक्ति को वीडियो बनाना महंगा पड़ गया। पुलिस ने उस व्यक्ति से थाने में ही उठक बैठक करवाई। गाजियाबाद के मसूरी थाना में एक व्यक्ति को वीडियो बनाना महंगा पड़ गया। पुलिस ने वीडियो वायरल होते ही व्यक्ति को थाने में बुलाकर उठक बैठक कराई। दावा किया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर गाजियाबाद के एक थाने का वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें एक लड़का मसूरी थाने के अंदर से टशन में बाहर निकलता दिखा, जिसके वायरल होते ही पुलिस ने उस व्यक्ति को थाने में बुलाकर उठक बैठक कराई। पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने वीडियो बनाने वाले व्यक्ति को हिरासत में लेकर वैधानिक कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रशासन ने अवैध तरीके से बनाए गए मकानों पर बुलडोजर चला दिया। लोगों को जैम से छुटकारा दिलाने के लिए ये कार्रवाई लखनऊ कानपुर हाईवे पर की गई, जहां अवैध कब्जे को प्रशासन ने गिरा दिया। लेकिन जैसे ही प्रशासन की टीम वहां पहुंची, वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध करना शुरू कर दिया और प्रशासन पर नोटिस नहीं देने का आरोप लगाया। आपको नहीं पता आपकी जमीन कहां तक है? सरकारी जमीन पे आप सरकारी जमीन पे कब्जा है नहीं है। लेकिन लोगों के विरोध का प्रशासन के अधिकारियों पर कोई असर नहीं पड़ा। जिन मकानों के बाहर प्रशासन की टीम को अतिक्रमण दिखा, उनकी तरफ खुदाई करने वाली मशीन को मोड़ दिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रशासन का बुलडोजर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बुलडोजर किस तरीके से लगातार यहां पर काम करता हुआ। हालांकि कुछ लोगों ने इस कार्रवाई से पहले ही खुद ही अपने अवैध कब्जे को तोड़ना शुरू कर दिया। कोई छज्जे तोड़ता दिखा तो किसी ने मकान के बाहर बनाए चबूतरे का सफाया कर दिया। लेकिन जो नहीं माने, उन पर प्रशासन की टीम ने बराबर सख्ती की ताकि सड़क चौड़ी हो जाए और वहां से गुजरने वालों को जैम में न फंसना पड़े। इधर ड्रग्स रैकेट के खिलाफ मुंबई पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन किया। मुंबई पुलिस ने नाला सोपारा इलाके से 1400 करोड़ रुपए की ड्रग्स की खेप बरामद की और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने हथियारों की तस्करी के मामले में ध्रुव नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। राष्ट्रमंडल खेलों में मंजू बाला हैमर थ्रो के फाइनल में पहुंच गई। वो क्वालिफाइंग राउंड में 59.68 मीटर का थ्रो करके 11वें स्थान पर रही। आज जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के 3 साल पूरे होने पर आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू और पंजाब में बड़ी आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आतंकी संगठन आज बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। पिछले 3 सालों में इस दिन कोई भी बड़ी आतंकी वारदात नहीं हुई है, जिसे लेकर आतंकी संगठन काफी दबाव में है। आतंकी संगठनों को जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमावर्ती इलाकों में बड़ी वारदात करने को कहा गया है। गुजरात के राजकोट से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां मामूली विवाद में 2 महिलाएं फल बेचने वालों पर भड़क गईं, जिसका वीडियो वायरल हो गया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि इन लोगों के ठेलों से उनकी कार को नुकसान पहुंचाया गया।
और इसी बात पर उन महिलाओं का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने फल बेचने वालों के ठेलों से केले और भुट्टे उठाकर सड़क पर फेंकने शुरू कर दिए। काफी देर तक बीच सड़क पर हंगामा होता रहा। एक महिला लगातार फल बेचने वालों पर हावी दिखी और दूसरी ये सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड करती नजर आई। इस बवाल के दौरान सड़क से गुजर रहे लोगों की रफ्तार धीमी हो गई, लेकिन किसी ने भी मामले को शांत करने की कोशिश नहीं की। उधर गुजरात के साबरकांठा से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक जिंदा बच्ची को जमीन से खोदकर बाहर निकाला गया और फिर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सामने आए वीडियो में एक आदमी जमीन में दफनाई गई बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन बच्ची को बाहर निकालना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि वो मिट्टी से पूरी तरह ढकी हुई थी और एक छोटी सी गलती उसकी जान पर भारी पड़ सकती थी। इसलिए बच्ची को निकालने के लिए उस आदमी ने हाथों से ही मिट्टी को हटाना शुरू किया और फिर उसे बाहर निकाल लिया। बताया गया कि जिंदा बच्ची को किसी ने खेत में दफना दिया था, लेकिन खेत में पहुंचे किसान को जब बच्ची की रोने की आवाज सुनाई दी तो उसने बच्ची को बाहर निकाल लिया। पाकिस्तान में CPEC के नाम पर चीन की बहुत बड़ी साजिश सामने आई। पता चला कि चीन पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल अपनी सेना के खुफिया ठिकाने बनाने के लिए कर रहा है। सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान में ऐसे कई ठिकाने हैं जहां पर चीन की फौज मिसाइलों के बंकर बना रही है, जिनमें वो अपनी मिसाइलों और उससे जुड़े सारे उपकरणों को छुपा कर रख पाएगी। ये बंकर ऐसे होंगे जिन्हें ढूंढना लगभग नामुमकिन होगा। ये चीन की ऐसी साजिश है जिसमें भारत से पहले पाकिस्तान ही फंस जाएगा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर चीन के षड्यंत्र का भेद खुलने का दावा है। पता ये चला है कि CPEC बनाने के लिए चीन तकनीक और मशीनें जहां भी भेज रहा है, वहां केवल सड़क नहीं बना रहा। पता चला है कि वहां पर सड़कों के साथ वो अपनी सेना के लिए खुफिया ठिकाने भी बना रहा है। ये ऐसे ठिकाने हैं कि जिसकी भनक किसी को लगना भी मुश्किल है। जहां भी ये ठिकाने बनाए जा रहे हैं, वो ठिकाने जंग के नजरिए से बेहद अहम है। खबर है कि इन ठिकानों पर चीन की सेना बेहद चतुराई से अपने इस ऑपरेशन में लगी है। CPEC के नाम पर पहले भारी भरकम मशीनें और मजदूरों को पहुंचाया जाता है और फिर सड़क बनाने की जगह बंकर बनाने का काम शुरू कर दिया जाता है। सूत्रों के मुताबिक दक्षिणी पाकिस्तान में ऐसी 2 जगह हैं जहां इस तरह के बंकर बनाए जा रहे हैं, जबकि तीसरी लोकेशन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है। इसमें पहली जगह है खुजदार। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत का ये दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जहां पाकिस्तानी फौज का एक बहुत बड़ा ठिकाना है। खुजदार से चीन का CPEC प्रोजेक्ट भी होकर गुजरने वाला है, लेकिन खुजदार में पहाड़ियों के नीचे चीन की सेना बंकर बनाने में लगी है। पहाड़ियों को काट कर बनाए गए इन बंकरों में मिसाइलें रखने की योजना है, जबकि दूसरा ठिकाना इसके पूर्व में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का शहर नवाबशहर। खुजदार से नवाबशाह की दूरी करीब 200 किलोमीटर है। यहां भी ठीक उसी तर्ज पर पहाड़ियों को काट कर सुरंग बनाई जा रही है। ये ऐसी सुरंग है जिनमें मिसाइलों को छुपाने की योजना है, इसलिए इसे मिसाइल बंकर कहा जा रहा है। जबकि तीसरा ठिकाना पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर में बनाए जाने की खबर है। पता चला है कि वहां के शारदा नाम के पाकिस्तानी फौज के कैंप में अंडरग्राउंड बंकर बनकर तैयार कर लिया गया है। और सबसे बड़ी टेंशन यह है कि चीन के इस तरह के बंकर बहुत बड़ी चुनौती बन सकते हैं। पहाड़ों के नीचे बंकर बनाने का सीधा मतलब यह है कि किसी भी देश के सैटेलाइट इन ठिकानों को ढूंढ नहीं पाएंगे। दूसरी टेंशन ये कि हवाई हमलों में भी इस तरह के बंकर पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। बलूचिस्तान में तो पाकिस्तानी फौज को अपने ही देश के क्रांतिकारियों से भी बड़ा खतरा है। बलोच क्रांतिकारियों के पास अब बमों से लेकर घातक मिसाइलें तक मौजूद हैं, लेकिन BLA की मिसाइलों से भी इन बंकरों को बचाना बेहद आसान होगा। ऊपर से ये दावा किया जा रहा है कि कोई मामूली बंकर नहीं है, बल्कि इन्हें सेना के केव स्टोरेज कहा जा रहा है, यानी कि सेना के लिए गोदाम बनाने के लिए खोदी गई सुरंग। बलूचिस्तान के खुजदार में तो ऐसी 3 सुरंगों के अलावा 4 मजबूत इमारतें भी बनाए जाने की खबर है। ऊपर से सूत्र बताते हैं कि वहां कई चरणों का सुरक्षा घेरा बनाया गया है ताकि कोई भी इन मिसाइलों तक पहुंच न पाए। और चीन की यह तैयारी साफ बता रही है कि CPEC केवल एक बहाना है। वो पाकिस्तान में अपनी फौज का बड़ा घेरा बनाने की योजना बना रहा है, बल्कि पहाड़ों को काटकर सुरंग बनाने में तो चीन को माहिर माना जाता है। अपनी इस तकनीक का इस्तेमाल वो कई जगहों पर कर चुका है। खबर है कि तिब्बत में भी चीन ने कुछ इसी तरह के माउंटेन हैंगर बनाए हैं, मतलब पहाड़ों को काट कर बनाई गई ऐसी सुरंग हैं जिनमें वो अपने एयरक्राफ्ट तैनात करता है। चीन के पास इस तरह की मशीनें हैं जो पहाड़ियों को बेहद कम समय में काट कर रास्ता तैयार कर लेती हैं। एक बार मशीनें पहाड़ में दाखिल हो जाएं तो अंदर काफी लंबा रास्ता तैयार कर सकती हैं, जिसका अंदाजा लगाना भी मुमकिन नहीं होता। इस तरह के ठिकाने किसी भी फौज के लिए जंग के वक्त बेहद अहम साबित होते हैं, क्योंकि दुश्मन के लिए इन सुरंगों में मौजूद दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगाना भी आसान नहीं होता। लेकिन सबसे अहम बात यह कि पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल चीन करने वाला है। साफ है कि कर्ज के बोझ तले दबा पाकिस्तान पूरी तरह चीन की मुट्ठी में है, या यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान ने अपने आप को चीन के हाथों बेच दिया है।
पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल अब तक आतंकी करते थे, जिसके लिए आईएसआई उनकी मदद करती थी। लेकिन अब चीन की फौज पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करेगी ताकि वो चीन के दुश्मनों पर एक्शन ले सके। पता तो यहाँ तक चला है कि जिन जगहों पर चीन की फौज ये ठिकाने तैयार कर रही है, उन ठिकानों के आसपास की सुरक्षा की जिम्मेदारी पाकिस्तान की फौज संभाल रही है। मतलब ये कि चीन ये काम पाकिस्तान को अंधेरे में रखकर नहीं कर रहा। मुमकिन है कि गरीबी और भुखमरी के बोझ तले दबा पाकिस्तान ये समझ ही न पा रहा हो कि वो खुद ही एक टाइम बम को एक्टिवेट कर चुका है, ऐसा बम जिसमें होने वाला धमाका उसे पूरी तरह बर्बाद कर देगा। हालांकि मुमकिन ये भी है कि इस तरह के बंकर बना भले ही चीन रहा हो, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए बनाए जाने हो। मतलब ये कि सड़कों के अलावा चीन पाकिस्तान की फौज के खुफिया ठिकाने भी बना रहा हो। इधर प्रधानमंत्री ने श्रीमद राजचंद्र मिशन की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के वलसाड जिले में श्रीमद राजचंद्र मिशन की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सरकार के हर घर तिरंगा अभियान की वजह से गुजरात के कई आदिवासी समुदाय के लोगों को रोजगार मिला। बताया गया कि तापी में आदिवासी समुदाय से जुड़े कई परिवार इन दिनों तिरंगा झंडा और उसमें लगने वाले डंडे तैयार करने में जुटे हुए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में मुक्केबाज जैस्मिन ने भी सेमीफाइनल में एंट्री करते हुए अपना मेडल पक्का कर लिया। उधर बिहार के खगड़िया में जमीन पर कब्जे के लिए दो पक्ष आपस में भिड़ गए। शुरुआत में हुई मामूली कहासुनी में बात इतनी बढ़ गई कि वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, जिसके बाद वहां दोनों तरफ से जमकर ईंट और पत्थर चले। सामने आए वीडियो में कुछ लोग एक घर के ऊपर पत्थर फेंकते नजर आए, जबकि कई लोग हाथों में डंडों के साथ एक छप्पर को गिराने की कोशिश करते दिखाई दिए। बताया गया कि विवाद छप्पर की जमीन को लेकर था, जिससे गिराने के लिए एक पक्ष से कई लोग पहुंचे थे, लेकिन दूसरे पक्ष के मना करने के बाद विवाद बढ़ गया और फिर दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के तिरुपति से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें फुटपाथ पर जा रहे एक आदमी की जिंदगी अचानक खतरे में पड़ गई। बताया गया यह हादसा 26 जुलाई का, जिसका वीडियो अब सामने आया, जिसमें एक आदमी फुटपाथ के पास बने एक एटीएम की ओर बढ़ता दिखा। जैसे ही वो एटीएम में जाने के लिए वहां नाले पर बने फुटपाथ पर पहुंचा, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, यानी फुटपाथ का बड़ा सा हिस्सा टूटकर नाले में जा गिरा। लेकिन तब तक उस आदमी का अगला पैर फुटपाथ के मजबूत हिस्से पर पड़ चुका था और वो उछलकर सुरक्षित जगह पहुंच गया। कुछ देर तक तो उसे अपने बच जाने पर यकीन ही नहीं हुआ और वो एक ही जगह पर बुत की तरह खड़ा रहा। इस बीच एटीएम से कुछ लोग बाहर निकले और हैरानी से नाले में गिरे फुटपाथ के टूटे हुए हिस्से को देखते रहे। इस बीच आजम खान को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में चेकिंग के दौरान सुरक्षा बल ने एक ट्रक से 1 करोड़ 90 लाख की रकम बरामद की। बताया गया कि इस ट्रक में बैठे एक आदमी ने पुलिस से बचने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन वो सड़क पर दूसरी गाड़ी की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। उधमपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल अपने मुकाबले में जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गई। वहीं मध्य प्रदेश के रतलाम से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक ट्रक महिला को टक्कर मारता दिखाई दिया। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें ट्रक महिला को कुचलता नजर आया। सामने आए वीडियो में वो महिला पेट्रोल पंप पर पैदल दूसरी तरफ जाती दिखाई दी, लेकिन तभी सामने से आ रही मोटरसाइकिल को देखकर वो रुक गई, जिसके बाद पीछे से आ रहे ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला तुरंत उछलकर ट्रक के आगे जा गिरी और फिर ट्रक के आगे का पहिया उस पर चढ़ गया, जिसके बाद वो वहीं बेदम होकर तड़पने लगी, जिसे देखकर ट्रक ड्राइवर वहां से ट्रक लेकर फरार हो गया। हालांकि आसपास के लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भागने में कामयाब रहा। बताया गया कि महिला अपने पति के साथ पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने के लिए पहुंची थी, तभी ये हादसा हो गया। हालांकि गनीमत रही कि ट्रक की इतनी जोरदार टक्कर के बाद भी महिला की जान बच गई। एक तरफ पूरी दुनिया की नजर यूक्रेन और ताइवान पर अटकी है, दूसरी तरफ कट्टर दुश्मन अजरबैजान और आर्मेनिया एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। फसाद की जड़ वही पुरानी है, नागोर्नो कराबाख, यानी वो इलाका जिसकी 1 इंच जमीन का सौदा दोनों देशों को बर्दाश्त नहीं है और दोनों उस पर हक जताते हैं। उसी इलाके में अजरबैजान ने हमले शुरू कर दिए और उसके रक्षा मंत्रालय ने ताल ठोककर बाकायदा उन हमलों के वीडियो भी जारी किए। अजरबैजान ने दावा किया कि उसने नागोर्नो कराबाख में गैर कानूनी तरीके से जमे आर्मेनिया के हथियारबंद गुट को निशाना बनाया। तस्वीरों में इलाके में सेना की गाड़ियों का लंबा चौड़ा हुजूम भी नहीं नजर आया, उन पर ताबड़तोड़ हमले होते दिखे। एक तस्वीर में तो रास्ते से कुछ लोग गुजरते हुए भी दिखे, तभी पास में खड़ी एक गाड़ी में जोरदार धमाका हो गया। वहीं दूसरी तस्वीर में एक बंकर सामने नजर आया।
एक आदमी उसके अंदर घुसता दिखा और उसके अंदर दाखिल होते ही बाहर बम फट पड़ा। मगर नगोर्नो कराबाख में इस ताजा विवाद की शुरुआत कैसे हुई, तो उस पर दोनों देश एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने में लगे हैं। न तो अजरबैजान और न ही आर्मेनिया, दोनों में कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं और दोनों एक दूसरे को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। अजरबैजान ने तो आर्मेनिया पर आतंकी हमले का आरोप तक लगा दिया। उसने दावा किया कि पहले नागोर्नो कराबाख में गैर कानूनी तरीके से मौजूद आर्मेनिया के हथियारबंद गुट ने अजरबैजान की सेना पर हमला किया, जिसमें उसका एक सैनिक मारा गया। अजरबैजान ने कहा कि अपने सैनिक की शहादत का बदला लेने के लिए उसने ऑपरेशन चलाया और आर्मेनिया के हथियारबंद लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया। और तो और अजरबैजान ने नगोर्नो कराबाख में कुछ अहम पहाड़ियों को भी अपने कब्जे में लेने का दावा किया। यानी अजरबैजान काफी आक्रामक नजर आ रहा है। पूरी दुनिया उसके तेवरों से डरी हुई है। उसके अगले कदम पर सबकी नजर है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस बार अजरबैजान नागोर्नो कराबाख में आर या पार करने के मूड में, जो कि 2 साल पहले नहीं हो पाया था। 2020 में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच नागोर्नो कराबाख में जंग छिड़ी थी। खूब बम गिरे, गोलियां चली, काफी तबाही मची, लेकिन युद्ध का कोई नतीजा ही नहीं निकल पा रहा था। 6,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। इसलिए 6 हफ्ते बाद रूस ने दोनों देशों को किसी तरह मनाकर 10 नवंबर 2020 को उनके बीच शांति समझौता करवाया और जंग खत्म करवा दी। लेकिन वो समझौता सिर्फ कागज पर ही सिमट कर रहा, जमीन पर शांति कभी आई ही नहीं। उस समझौते को अजरबैजान की जीत और आर्मेनिया की हार के तौर पर देखा गया, क्योंकि उस समझौते के तहत नागोर्नो कराबाख और उसके आसपास का बड़ा हिस्सा अजरबैजान के हिस्से में चला गया। इसमें वो इलाके भी थे जिन पर आर्मेनिया के समर्थन वाले अलगाववादियों का कब्जा था। इसलिए आर्मेनिया में तभी से ही उस शांति समझौते के खिलाफ हंगामा हो रहा है। 2020 की वो जंग दुनिया के दिमाग में इतनी ताजा है कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नई लड़ाई ने हर जगह हड़कंप मचा दिया है और बड़े बड़े देश टेंशन में हैं। वो लड़ाई रोकने की अपील कर रहे हैं। जो रूस खुद यूक्रेन से लड़ रहा है, वो तक आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध विराम चाह रहा है। पिछली बार तो पुतिन ने दोनों देशों के बीच शांति समझौता करवा दिया था, लेकिन इस बार पुतिन यूक्रेन में उलझे हैं। वो नई लड़ाई मोल लेना नहीं चाहते। वहीं यूरोप के भी हाथ पांव फूले हुए हैं। यूक्रेन के युद्ध ने उसकी हालत इतनी खराब कर रखी है कि उसमें एक और लड़ाई देखने की ताकत नहीं है। इसलिए यूरोपियन यूनियन भी आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों से शांति की अपील कर रहा है। लेकिन नगोर्नो कराबाख का मसला सुलझना इतना आसान नहीं है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच ये ऐसा जख्म है जो 30 साल से भरने का नाम ही नहीं ले रहा। नागोर्नो कराबाख जमीन का वो टुकड़ा है जो अजरबैजान की सीमा के अंदर आता है। इस हिसाब से उस पर अजरबैजान का ही हक होना चाहिए। लेकिन पेच ये है कि नागोर्नो कराबाख में आर्मेनियाई मूल के लोग बहुसंख्यक हैं। उन लोगों के सिर पर आर्मेनिया की सरकार का हाथ है। फिर बात धर्म की भी है। आर्मेनिया में ईसाई बहुसंख्यक हैं और अजरबैजान में मुस्लिम। आर्मेनिया से अपनी समानताओं के कारण नागोर्नो कराबाख के लोग आर्मेनिया में शामिल होना चाहते थे, मगर इस बात पर 1990 के दशक में दोनों देशों के बीच भयानक लड़ाई छिड़ गई। फिर सीज फायर हुआ और नागोर्नो कराबाख अजरबैजान के ही पास बना रहा। लेकिन इस पर कंट्रोल आर्मेनिया के समर्थन वाले अलगाववादियों का रहा। 2 साल पहले नागोर्नो कराबाख में फिर जंग छिड़ी और उन अलगाववादियों के कब्जे का बड़ा हिस्सा अजरबैजान को मिल गया। उधर गुजरात के अंकलेश्वर में कुछ बदमाश फिल्मी स्टाइल में बैंक लूटकर फरार हो गए। बैंक में हुई लूट की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें कुछ हथियारबंद बदमाश बैंक में घुसते नजर आए। बैंक के अंदर पहुंचते ही एक बदमाश बंदूक दिखाकर कैश काउंटर पर मौजूद कर्मचारी को पीछे हटने का इशारा करता दिखाई दिया, जबकि उसके दूसरे साथी बैंक में मौजूद बाकी लोगों को एक कमरे में ले जाते दिखाई दिए। हथियारों के साथ बैंक में घुसे बदमाशों ने वहां मौजूद सभी लोगों को पहले एक कमरे में बंदी बनाया और फिर लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया, जिसके बाद एक बदमाश को पकड़ लिया गया, लेकिन उसके बाकी 5 साथी भागने में कामयाब रहे। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने गिरफ्तार किए गए बदमाश के पास से 22 लाख रुपए कैश बरामद कर लिए। 75वें स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले भारत अंतरिक्ष में तिरंगा फहरा सकता है। 7 अगस्त को इसरो अपने नए रॉकेट SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को पहली बार अंतरिक्ष में भेजेगा, जो भारत के स्पेस मिशन के लिए एक और मील का पत्थर तो साबित होगा ही, साथ ही ये आजादी के जश्न को भी खास बना देगा। क्योंकि खबर है कि SSLV अपने साथ जिन 2 सैटेलाइट को लेकर उड़ान भरेगा, उनमें एक सैटेलाइट अपने साथ तिरंगा भी ले जाएगा। आजादी सैट नाम के इस सैटेलाइट को देश भर के 75 सरकारी स्कूलों से चुनी गई 750 छात्राओं ने मिलकर तैयार किया है। खबर तो ये भी है कि स्पेस में अपनी तय कक्षा में पहुंचने पर इस सैटेलाइट में राष्ट्रगान भी बजेगा। असल में इसरो ने जिस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV की मदद से तिरंगे को अंतरिक्ष में पहुंचाने की तैयारी की है, उसे खास तौर पर छोटे उपग्रहों के कमर्शियल लॉन्च के लिए बनाया है। और इसके लिए इसरो की नजर तेजी से बढ़ते छोटे उपग्रहों की लॉन्चिंग के बाजार में अपनी जगह बनाने की है।
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बरसाती नाले में आए उफान ने वहां के लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। कुछ जगहों पर हालात ऐसे हो गए हैं कि सड़कें पानी में डूब गई हैं, जिसकी वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों को काफी दिक्कत हो रही है। बरसाती नदी में उफान आने के बाद वहां कुछ बच्चे ट्रॉली में बैठकर स्कूल जाते नजर आए। बच्चों के अलावा कई दूसरे लोग भी नदी को पैदल पार करते हुए दिखाई दिए। सहारनपुर में बरसाती नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को जान जोखिम में डालकर नदी को पार करना पड़ रहा है। इधर दिल्ली के रोहिणी इलाके में 15 अगस्त से पहले सड़क पर संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप मच गया। लावारिस बैग मिलने की खबर लगते ही फौरन पुलिस की कई टीमें वहां पहुंच गई, क्योंकि जिस जगह से संदिग्ध बैग मिलने की जानकारी आई थी वो भीड़ भाड़ वाला इलाका था। ऐसे में किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए पुलिस एक्शन में आ गई। आनन फानन में पुलिस की कई टीमें वहां पहुंच गईं और फिर पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। एहतियातन आसपास मौजूद ऑफिस और दुकानों को खाली करवा लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वहां फायर ब्रिगेड, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते को भी बुला लिया गया। इसके बाद इस बात की जांच शुरू हुई कि आखिर लावारिस बैग में क्या है, क्योंकि खबर यह आई थी कि बैग में कोई टिफिन नुमा चीज है। हालांकि जांच के बाद उसमें कोई भी संदिग्ध सामान नहीं मिला, लेकिन पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर उस बैग को वहां किसने रखा था। इधर दिल्ली पुलिस ने फर्जी दस्तावेज के जरिए विदेश भेजने वाले एक गैंग को धर दबोचा। दिल्ली पुलिस ने फर्जी दस्तावेज के जरिए बांग्लादेश के नागरिकों को दुबई भेजने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया और 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में पहुंचे आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का कुछ छात्रों ने विरोध किया। हालांकि उनके इस प्रदर्शन का असर कार्यक्रम पर नहीं पड़ा। बिहार के गोपालगंज में कांवड़ियों से भरी बस हादसे का शिकार हो गई, जिससे 40 से ज्यादा कांवड़िये घायल हो गए। कोई मिल गया समेत कई फिल्मों में काम कर चुके अभिनेता मिथिलेश चतुर्वेदी का 67 साल की उम्र में निधन हो गया। कुछ दिन पहले उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। हिमाचल प्रदेश के सोलन में कालका शिमला रेल ट्रैक पर हुए लैंडस्लाइड ने यात्रियों की मुसीबत बढ़ा दी। अचानक जमीन खिसकने की वजह से रेल की पटरी पर बड़े बड़े पत्थर गिर गए। सामने आए वीडियो में ट्रेन की पटरी पर पत्थरों का अंबार नजर आया। बताया गया कि ट्रेन की पटरी से कुछ दूरी पर लैंडस्लाइड हुआ था, जिसकी वजह से पत्थर पटरी पर ही आ गिरे, जिसके बाद ट्रेन रोकनी पड़ी। हालांकि गनीमत रही कि पत्थर ट्रेन के ऊपर नहीं गिरे। चीन की हेकड़ी कम करने के लिए भारत और अमेरिका की सेनाएं एलएसी के नजदीक उत्तराखंड के औली में अपनी ताकत दिखाएंगी। इसे एलएसी पर भारत को बार बार उकसाने वाले चीन को तगड़े जवाब के तौर पर देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि एलएसी के पास भारत के साथ खड़ी अमेरिकी सेना को देखकर चीन बुरी तरह से तिलमिला जाएगा। दोनों देशों के बीच ये सैन्य अभ्यास ऐसे समय में होने जा रहा है जब ताइवान के मसले पर अमेरिका और चीन आमने सामने हैं। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद दोनों देशों के बीच जंग जैसे हालात बन गए हैं। चीन ने ताइवान की घेरेबंदी तक शुरू कर दी है और दावा ये तक किया जा रहा है कि चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। दूसरी तरफ चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी सैन्य गतिविधियां तेज कर दी और इन सब के बीच अमेरिका और भारत की सेनाएं एलएसी के पास उत्तराखंड के औली में युद्ध का अभ्यास करने जा रही हैं, जिसका मकसद वैसे तो दोनों देशों की सेनाओं के बीच समझ और सहयोग को बढ़ाना है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस सैन्य अभ्यास के जरिए चीन को एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की जाएगी और वो ये कि अगर उसने एलएसी पर किसी तरह की कोई चालबाजी दिखाई तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा, क्योंकि पिछले काफी वक्त से एलएसी पर चीन रह रहकर भारत को उकसाने वाली हरकत करता आ रहा है। हाल ही में पूर्वी लद्दाख में चीन के लड़ाकू विमान एलएसी के बेहद करीब उड़ान भरते देखे गए थे, जिस पर भारत ने भी आपत्ति जताई थी। लेकिन इसके बाद भी चीन की हरकतों पर लगाम नहीं लगी। गलवान घाटी की घटना के बाद पूर्वी लद्दाख की कुछ जगहों से भारत और चीन दोनों ने अपनी सेनाएं पीछे हटाई, लेकिन अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं जहां टकराव जैसे हालात बने हुए हैं, क्योंकि चीन उन जगहों से अपने सैनिक पीछे हटाने के लिए तैयार ही नहीं है। हालांकि सीमा पर शांति बहाली और टकराव वाली जगहों से सैनिकों की वापसी के लिए दोनों देशों के बीच 16 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन चीन के अड़ियल रवैये की वजह से समाधान नहीं निकल सका और वो लगातार भारत को उकसाने के लिए एलएसी पर तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। लेकिन एलएसी के पास अमेरिका और भारत के बीच होने वाली इस मिलिट्री एक्सरसाइज से उसकी टेंशन बढ़ने वाली है, या यूं कहें कि भारतीय सीमा में अमेरिकी फौज की मौजूदगी चीन को चिढ़ाने वाली होगी।
उत्तर प्रदेश की झांसी से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया जिसमें दो बदमाश एक BMW कार के शीशे को तोड़ते दिखाई दिए। ये पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें बाइक से उतरकर दो बदमाश कार के शीशे को तोड़ते नजर आए। सामने आए वीडियो में बाइक से तीनों बदमाश BMW कार के पास रुकते दिखाई दिए। जैसे ही वो कार के पास पहुंचे, उन्होंने घर के बाहर खड़ी कार पर ईंट और पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिसके बाद कार के शीशे पूरी तरह टूट गए। वहीं घटना को अंजाम देकर तीनों बदमाश बाइक पर बैठकर फरार हो गए, लेकिन ये पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके बाद पुलिस अब तीनों बदमाशों की तलाश कर रही है। उधर अलकायदा के सरगना अल जवाहिरी की मौत के बाद भारत की खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। आशंका जताई गई कि जवाहिरी के मरने के बाद अलकायदा के आतंकी इस्लामिक स्टेट और उससे जुड़े ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस में शामिल हो सकते हैं। और अगर ऐसा हो गया तो फिर अलकायदा और ISIS के आतंकियों का ये गठजोड़ पूरी दुनिया के साथ भारत के लिए भी बड़ा खतरा साबित हो सकता है। अलकायदा के आतंकी अगर ISIS में शामिल हो गए तो फिर उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, जिससे पार पाना आसान नहीं होगा। कहा जा रहा है अल जवाहिरी के मारे जाने के बाद आतंकी संगठन अलकायदा के पास कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं बचा है जो पूरे तरीके से संगठन को संभाल सके। माना जाता है कि दुनिया भर में किए गए बड़े हमलों के पीछे नाम तो ओसामा बिन लादेन का होता था, लेकिन दिमाग अल जवाहिरी का। यही वजह है कि लादेन के मारे जाने के बाद भी अलकायदा की ताकत में कोई कमी नहीं आई और अल जवाहिरी बड़े आराम से छिपकर अपने संगठन को चलाता रहा। लेकिन कुछ महीने पहले अमेरिका ने उसे अफगानिस्तान के काबुल में ढूंढ निकाला और फिर उसके खात्मे की पूरी तैयारी कर ली। और 31 जुलाई को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने काबुल में अल जवाहिरी के घर पर ड्रोन की मदद से मिसाइल दाग दी। अमेरिका ने इस हमले में उसके मारे जाने का दावा किया। कहा जा रहा है कि जवाहिरी के मारे जाने के बाद अलकायदा के आतंकियों को एकजुट रख पाना आसान नहीं होगा। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस्लामिक स्टेट और ISKP इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। खुफिया एजेंसियों ने आशंका जताई है कि अलकायदा के आतंकी इन खूंखार आतंकी संगठनों का हिस्सा बन सकते हैं। और इसी बात ने भारतीय खुफिया एजेंसियों के कान खड़े कर दिए, क्योंकि अलकायदा और ISKP दोनों ने भारत में आत्मघाती हमलों और गैर मुस्लिमों को निशाना बनाने की चेतावनी दी थी। और इसके लिए अल जवाहिरी ने कुछ महीने पहले कई वीडियो भी जारी किए थे। उसने एक वीडियो में हिजाब विवाद तो एक और वीडियो में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर जमकर जहर उगला था। जवाहिरी के उन वीडियो को अलकायदा के आतंकियों के लिए एक संदेश की तरह देखा गया था। वहीं इस्लामिक स्टेट खुरासान भी भारत में अपनी पैठ बनाने की कोशिश में है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ISKP ने जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे अपने पैर पसार लिए हैं। 2020 में लखनऊ और कानपुर समेत कई और शहरों से इस संगठन से जुड़े संदिग्ध गिरफ्तार किए गए थे। कहा जाता है कि यह आतंकी संगठन भारत में ग़ज़वा-ए हिंद एजेंडे के तहत युवाओं को आतंकी बनाने के प्लान में जुटा है। और ऐसे में अगर इसे अलकायदा के आतंकियों का साथ मिल गया तो फिर खतरा और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अलकायदा एक बेहद ताकतवर आतंकी संगठन है जिसके आतंकी दुनिया के 60 से ज्यादा देशों में फैले हुए हैं। कहा जाता है कि अलकायदा के आतंकी बेहद ट्रेंड होते हैं। साथ ही इस संगठन के आतंकी आधुनिक हथियारों से भी लैस होते हैं और उन्हें आत्मघाती हमले करने में भी माहिर माना जाता है। बताया जाता है कि अलकायदा के पास दुनिया भर में फैले 20,000 से ज्यादा लड़ाके हैं। साथ ही इस आतंकी संगठन के पास 1200 करोड़ से ज्यादा का फंड है और वो इस पैसे का इस्तेमाल आतंक फैलाने और आतंकियों को ट्रेनिंग देने के लिए करता है। जाहिर है भारतीय खुफिया एजेंसियों ने जो आशंका जताई है वो डरा देने वाली है। अगर अलकायदा के आतंकी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस में शामिल हो गए तो आने वाले दिनों में ये भारत के लिए एक बड़ा सिरदर्द साबित हो सकते हैं। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है जम्मू से, जहां रामबन में जमीन खिसकने से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद कर दिया गया है। इस दौरान भारी संख्या में लोग हाईवे पर फंस गए हैं। वहीं जम्मू से अमरनाथ यात्रा के लिए गए श्रद्धालुओं के जत्थे को चंद्रकोट में रोका गया है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के रामबन से बता रहे हैं आपको, जहां पर जमीन खिसकी है और जिसके बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद करना पड़ा है और इसकी वजह से अमरनाथ यात्रा भी रोक दी गई है। चंद्रकोट में अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं को रोक दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के रामबन में ये जमीन खिसकने की ये घटना हुई है, जिसके बाद हाईवे को बंद करना पड़ा। इस वक्त जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद कर दिया गया है। मुंबई ATS ने टेरर फंडिंग के मामले में डी कंपनी के गुर्गे परवेज जुबैर को गिरफ्तार कर लिया। बाद में कोर्ट ने उसे 10 अगस्त तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया। आरोप है कि परवेज पिछले कई साल से दाऊद इब्राहिम के इशारे पर टेरर फंडिंग में शामिल था और पिछले काफी वक्त से वो फरार चल रहा था। लेकिन एक रोज पहले ATS ने उसे वर्सोवा इलाके में मौजूद उसके घर से गिरफ्तार कर लिया।
आरोप है कि परवेज न सिर्फ देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था, बल्कि वो भारत में आतंकी संगठनों को आर्थिक मदद भी देता था और जांच एजेंसियों के मुताबिक परवेज डी कंपनी के ड्रग्स के कारोबार से भी जुड़ा है। इससे पैसा जो है वो हिंदुस्तान में आ रहा है और यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए वो पैसा यूज हो रहा है। टेरर फंडिंग में पकड़े गए परवेज के बारे में जब न्यूज 18 ने छोटा शकील से फोन पर बात की तो उसने इससे पल्ला झाड़ लिया। क्या आप इन्हें जानते हैं? परवेज जुबैर मेनन। उसको लेके जाओ, उल्टा लटकाओ उसको और उससे ही पूछो कि उसका डी कंपनी से क्या लेना देना है, क्या लिंक है। हम जानते हैं, अभी तो फर्स्ट टाइम मैं नाम सुन रहा हूँ उसका, और ना अनीस से कोई लेना देना है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान परवेज के मोबाइल फोन से टेरर फंडिंग से जुड़े कुछ चैट भी मिली और दावा किया जा रहा है कि परवेज ने टेरर फंडिंग से जुड़ी चैट दाऊद के छोटे भाई अनीस इब्राहिम से की थी। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक परवेज पिछले 8 साल में 54 बार दुबई गया था और दावा है कि इस दौरान कई बार उसकी दुबई में अनीस इब्राहिम से मुलाकात भी हुई थी। असल में परवेज की गिरफ्तारी से पहले एनआईए और ईडी ने दाऊद इब्राहिम के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिससे उसके गैंग में हड़कंप मच गया था। हालांकि इस मुद्दे पर भी छोटा शकील ने न्यूज 18 को सफाई दी। मुंबई में, महाराष्ट्र में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के 29 से ज्यादा जो प्रीमाइसेस थे, ठिकाने थे उनके परिवार के, उनके ठिकानों पर एनआईए ने एक बड़ी रेड की थी पिछले महीनों में। देखिए, एजेंसी अपना काम कर रही है, उनका काम है कि नहीं, वो अपना काम कर रही है, उनको अपना काम करने दें। बिहार के भागलपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें ईएमयू पैसेंजर ट्रेन में सवारियों के बीच एक सांड सफर करता दिखा, जिसके बाद यात्रियों में दहशत फैल गई। ट्रेन में सांड की सवारी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ट्रेन जमालपुर से साहिबगंज की तरफ जा रही थी। इसी दौरान ईएमयू पैसेंजर ट्रेन मिर्जा चौकी स्टेशन पर रुकी। यहाँ स्टेशन पर घूम रहे सांड को शरारती तत्वों ने ट्रेन पर चढ़ा दिया। बोगी में सांड को चढ़ाने के बाद उसे रस्सी से सीट पर बांध भी दिया गया। शरारती तत्वों की इस हरकत पर ट्रेन की उसी बोगी में सवार हुए कुछ यात्री कुछ भी बोल नहीं सके, लेकिन बार बार बिदक रहे सांड से सभी दहशत में आ गए। देखते ही देखते बोगी में हड़कंप मच गया। बाद में सांड की रस्सी खोलकर उसे सावधानी से ट्रेन से उतारा गया। इस घटना को लेकर रेलवे प्रशासन और आरपीएफ के जवानों पर सवाल खड़े हो गए।